पिछले टर्न पे मैंने आपसे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किए थे और उसका डेरिवेशन भी किया था और अपन इक्वेशन नंबर 15 तक पहुंच गए थे, जो कि क्या है, एक्स डैश इजिकल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। एक बार मैं इस प्रॉब्लम को ब्रीफ में दोबारा और बता देता हूँ। अपन ने माना था एक कोई फ्रेम है एस, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, दूसरी फ्रेम है एस डैश, जो कि एस डैश फ्रेम के एस फ्रेम के सापेक्ष पॉजिटिव एक्स दिशा में वी वेग से गतिशील है और यह वेग वी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि जिसकी तुलना अपन प्रकाश के वेग से कर सकते हैं। फिर ये माना था कि कोई कण है, उसके निर्देशांक यदि अब हम एस फ्रेम से देखते हैं तो एक्स वाई जेड और टाइम टी नज़र आता है, और यदि उसी कण को अपन एस डैश फ्रेम से देखें जो कि एस फ्रेम के सापेक्ष वी वेग से गतिशील है, उस फ्रेम से जब देखते हैं तो माना उनके निर्देशांक अपन को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टाइम उसका टी डैश नज़र आता है। तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टाइम टी डैश और एक्स वाई जेड और टाइम टी के अंदर अपन ने संबंध निकाले थे, जो कि अपन को इक्वेशन नंबर 15 से प्राप्त हुए। इन्हीं को अपन ने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहा था। यहाँ तक अपन लास्ट टर्न पे डिस्कस कर चुके थे। अब इसी को यदि थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इस पूरी प्रॉब्लम में अपन ने क्या माना है कि v का मान बहुत ज़्यादा है, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर है। उस समय पे ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यदि अपन ये माने कि वेग धीरे धीरे कम कर दें, यानी कि v का मान c से बहुत छोटा हो जाए, प्रकाश के वेग की तुलना में v का मान यदि बहुत कम हो, 20 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड इस लेवल का आ जाए, तो अपन क्या लिख सकते हैं, v इज़ वेरी वेरी लेस देन c, या v अपॉन सी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और भी छोटा होगा 1 से। यदि ये मान अपन 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में रखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर प्राप्त होगा। यानी कि 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, 1। इस वैल्यू को यदि आप इक्वेशन नंबर 15 में रख दें वापस, तो आपको जो इक्वेशंस मिलेंगी वो क्या होंगी, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश बराबर जेड और टाइम टी डैश बराबर टी। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 16 है, और ये इक्वेशन नंबर 16 आपने पिछली क्लास में भी पढ़ी है। इसको क्या कहते हैं अपन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि लोअर वेलोसिटी पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट समाप्त हो जाता है और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन रूपांतरण में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो इस तरह की पूछ लेते हैं। एक और प्रॉब्लम है इसके अंदर, एक टॉपिक है इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अपन ने शुरू में क्या माना है, एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष वी वेग से गतिशील हैं, और जो डेरिवेशन अपन ने किया उसके अंदर क्या था कि एस फ्रेम में निर्देशांक पता है और एस डैश फ्रेम में अपन ने कैलकुलेट किए। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, मान लीजिए एस डैश फ्रेम में पता हो और एस फ्रेम में कैलकुलेट करना हो, तो अपन इस प्रॉब्लम को इस तरह से देख सकते हैं कि एस डैश फ्रेम से देखने पर एस फ्रेम माइनस वी वेग से जाता हुआ नज़र आएगा। तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 15 है उसके अंदर यदि आप v को माइनस वी से रिप्लेस कर दें और कोऑर्डिनेट्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो हमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त होंगे, जिसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश वाई इक्वल्स टू वाई डैश जेड इक्वल्स टू जेड डैश एंड टी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 17 है, और इक्वेशन नंबर 17 को ही अपन इन्वर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसी में अगला टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लंबाई संकुचन। इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं कि यदि कोई छड़ अपनी लंबाई की दिशा में बहुत अधिक वेग, लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील हो, तो उस समय उसकी नापी गई लंबाई उसकी वास्तविक लंबाई से कम मापित होती है। इसको अपन क्या कहते हैं? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लंबाई संकुचन कहते हैं। इसको अपन इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एक निर्देश फ्रेम है S, इस निर्देश फ्रेम S के सापेक्ष एक छड़ पॉजिटिव x डायरेक्शन में अपनी लंबाई की दिशा में v वेग से गतिशील है। एक दूसरा फ्रेम है S डैश, यह निर्देश फ्रेम भी S फ्रेम के सापेक्ष पॉजिटिव x डायरेक्शन में v वेग से गतिशील है। तो हम क्या कह सकते हैं कि छड़ जो है S डैश फ्रेम में स्थिर अवस्था में प्रेक्षित होगी, यानी कि S डैश फ्रेम में जो छड़ की लंबाई नापी जाएगी वो सदैव समान प्राप्त होगी, क्योंकि वो उसमें स्थिर अवस्था में है। अब यहाँ अपन एक डेफिनेशन दे देते हैं कि निर्देश तंत्र S डैश जिसमें छड़ स्थिर प्रेक्षित होती है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रेम या वास्तविक फ्रेम कहते हैं। और इसमें नापी गई लंबाई उसकी मतलब छड़ की नापी गई लंबाई प्रॉपर लेंथ कहलाती है या वास्तविक लंबाई कहलाती है। अब अपन क्या करते हैं, ये मानते हैं कि निर्देश तंत्र S में एक ही समय t पर छड़ के सिरों की स्थितियां नापते हैं जो कि x2 तथा x1 है, जिससे S फ्रेम में उसकी जो लंबाई प्राप्त होगी वो किसके बराबर होगी? L इजिकल टू x2 माइनस x1। और अपन ने क्या है, एक ही समय पर माना है, यानी कि t2 इजिकल टू t1 इजिकल टू t समय पर अपन ने ये कोऑर्डिनेट्स नापे हैं। मान लीजिए कि S डैश फ्रेम में छड़ के दोनों सिरों की स्थितियां x2 डैश व x1 डैश हों, तो छड़ की वास्तविक लंबाई कितनी हो जाएगी? L0 इक्वल्स टू x2 डैश माइनस x1 डैश। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने पहले किए ही हैं, उसके हिसाब से अपन क्या लिख सकते हैं? x डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स माइनस वी टी। यदि इस इक्वेशन की सहायता से अपन x2 डैश और x1 डैश का मान निकालें, उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको। v क्या है? S डैश फ्रेम का वेग है S फ्रेम के सापेक्ष, या छड़ का वेग है S फ्रेम के सापेक्ष, और यह वेग v क्या है? कांस्टेंट है। अपन ने शुरू में ही कहा है कि S डैश फ्रेम S फ्रेम के सापेक्ष कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यह छड़ भी निश्चित वेग से मूव कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि v का मान कांस्टेंट है, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट ये भी एक कांस्टेंट है। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा। एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं बार बार इसको रिपीट करने के स्थान पर। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स डैश इक्वल्स टू गामा टाइम्स एक्स माइनस वी टी। ये जनरल इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन की सहायता से x2 डैश और x1 डैश का मान निकालते हैं, जो कि अपन को इक्वेशन नंबर 3 और 4 से प्राप्त होता है।
उसके बाद अपन x2 डैश माइनस x1 का मान निकालते हैं, यानी कि L0 इक्वल्स टू x2 डैश माइनस x1 डैश इक्वल्स टू गामा टाइम्स x2 माइनस वी टी माइनस गामा टाइम्स x1 माइनस वी टी। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाता है, L0 इक्वल्स टू गामा इंटू x2 माइनस x1, या और x2 माइनस x1 क्या है, एस फ्रेम में छड़ की नापी गई लंबाई, वो कितनी है, L। और x2 डैश माइनस x1 डैश क्या डिफाइन किया अपन ने, एस डैश फ्रेम में छड़ की नापी गई लंबाई जिसमें छड़ स्थिर अवस्था में नजर आ रही है, वह उसकी क्या है, वास्तविक लंबाई है। तो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास में, L0 इक्वल्स टू गामा टाइम्स L। यदि गामा का मान अपन रख दें तो L0 इक्वल्स टू L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि L इक्वल्स टू L0 इंटू 1 माइनस, या फिर L इक्वल्स टू L0 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 5 है। इक्वेशन नंबर 5 को यदि अपन देखें तो ये कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र S में छड़ v वेग से गतिशील है, तो गतिशील दिशा में मापित लंबाई उसकी प्रॉपर लेंथ L0 से कम प्रतीत होगी, या लिख सकते हैं L लेस देन L0, यानी कि लंबाई क्या हो गई उसकी, गतिशील अवस्था में उसकी लंबाई उसकी वास्तविक लंबाई से कम प्रतीत होती है।